नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास NCERT सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग। इससे पहले हम 5 चैप्टर कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 1 होगा चैप्टर नंबर 6 का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फुल सोशल साइंस की वीडियोज़ मिल सकें। तो इससे पहले हम जो चैप्टर किए हमने उसके एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन आंसर किए। अब हम इस चैप्टर को करते हैं। चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग। लाइन टू लाइन आपको यहाँ बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नाम कौन सा है? विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग का अर्थ क्या होता है, किसको कहते हैं? तो अब अगर हम आम भाषा में कहें तो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर उत्पादन को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है, या विनिर्माण कहा जाता है, या फिर वस्तु निर्माण कहा जाता है। तो देख सकते हैं, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन की विनिर्माण या निर्माण कहते हैं। कागज से लकड़ी, चीनी से गन्ना, गन्ने से लोहा इस्पात और लोहा अयस्क से तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित कई चीज़ें, कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे विभिन्न उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। रसायन उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, कागज उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, रेशम उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। कई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में यह जानेंगे। द्वितीय क्रियाओं में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, यानी प्राथमिक क्रियाओं को द्वितीय क्रिया में चेंज कर देते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी, पेय पदार्थ संबंधी उद्योग में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम इसी क्रिया के बारे में जानेंगे, यानी कि द्वितीय क्रियाओं के बारे में जानेंगे। विनिर्माण किस तरह से होता है इसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों का विकास मापती है। तो यहाँ देखते हैं, विनिर्माण उद्योग केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीयक और तृतीय सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। यानी कि इसको अगर हम बात करें उद्योगों को, इसके अगर हम बात करें आर्थिक क्रियाओं, उसको 4 से 5 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं और पंचम क्रियाएं। ये आप ट्वेल्थ क्लास में पढ़ेंगे जाकर के पंचम क्रियाओं तक। तो जो विनिर्माण उद्योग जो है वो द्वितीय क्रियाओं में आता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित हैं। जनजातीय, पिछड़े इलाके, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय समानताओं को दूर करना है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगी तो अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध और शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित रहा है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण के लिए भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार को बढ़ोतरी प्रोत्साहन किया है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं। इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे कि आप देख सकते हैं, सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन क्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। आज जो दौर चल रहा है, आप देख सकते हैं कि आज वैश्वीकरण, पूरा विश्व जो है आज आधुनिक युग, यानी हम कह सकते हैं कि वी आर लिविंग अगर ऑफ साइंस, कि हम आधुनिक युग में या हम साइंस के युग में जी रहे हैं। तो केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है? अगर उद्योग नहीं होंगे तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था किस तरह से गिर जाती है? तो क्या योगदान होता है इसका? पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस
विद्युत ऊर्जा का योगदान रहा है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले एक दशक में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% की दर से बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। उम्मीद है कि ये 12% हो जाएगी, बढ़कर के वर्ष 2003 विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा उद्योगों उत्पादन बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। उस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है। अब यहाँ बात करते हैं उद्योग की अवस्थिति कि कहाँ कहाँ पर उद्योग स्थित हैं। उद्योग की स्थापना स्वभावतः जटिल है। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन एवं बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। पूछा जाता है कि उद्योग लगाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो आप देख सकते हैं कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन और सबसे महत्वपूर्ण है बाजार। अगर बाजार नहीं होगा तो ये बेकार हो जाएगा। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हों, जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। जैसे जहाँ उद्योग लगते हैं वहाँ नगरीकरण स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है और बस्तियों की बसावट भी होती चली जाती है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चलते रहे, क्योंकि नगरीकरण शहर के पास में हर सुविधा उपलब्ध होती हैं, बाजार, कच्चा माल बाहर से आ जाता है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं तो वहाँ लगाते हैं ताकि औद्योगिकरण और नगरीकरण एक साथ होता रहे। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक, वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगरों में ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। नगर केंद्र द्वारा दी गई सुविधाओं को लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूहन बचत एक नंबर में आ जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूह स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार आधारित थी, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगद औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ क्षेत्र से गिरे थे। जैसे देख सकते हैं उद्योग बाजार संबंध, निवेश, कच्चा माल अथवा उसके घटक कौन कौन से हैं। उत्पादक घटक में आपको भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, अवसंरचना, परिवहन, कारखाना, है ना, फिर तैयार माल, परिवहन, बाजार और सबके लिए चाहिए पूंजी। किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होती है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। इसके लिए कौन कौन से आदर्श अवस्थिति होनी चाहिए? उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, उस स्थान पर उत्पादन की लागत, उत्पादन के वितरण की लागत और उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय, ये महत्वपूर्ण आदर्श स्थितियाँ होती हैं। अब उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं कि किस तरह से इसका वर्गीकरण किया गया है। रोजमर्रा के इस्तेमाल के विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाए, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि। यहाँ हम इसको पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके और जब आप क्वेश्चन आंसर करें तो आपको याद आ सके कि मैंने क्या पढ़ा था। फिर भी अगर आप एडवाइस देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई और तरीका पढ़ाने का आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो मैं उसमें सुधार कर सकूं। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। इसको किस तरह से बांटा गया है? प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर पहला आपका होता है कृषि आधारित उद्योग। पूछ लेता कभी एक नंबर में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, तो इसमें आप सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी, वनस्पति तेल उद्योग, ये कृषि पर आधारित उद्योग हैं क्योंकि ये सब कृषि से प्राप्त होते हैं। अगला आता है खनिज आधारित उद्योग, जैसे कि लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार, पेट्रो रसायन, ये जो आपके हैं खनिज आधारित उद्योग।
अब प्रमुख भूमिका के आधार पर एक होता है आधारभूत उद्योग, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग आदि। यानी कि ऐसे छोटे मोटे उद्योग जो बड़े उद्योग पर आधारित होते हैं। उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु कराए जाते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीनें, सीधे सीधे क्या होता है कि उपभोक्ता उसका यूज करता है। अब आता है पूंजी निवेश के आधार पर। एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। स्वामित्व के आधार पर देख लेते हैं उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जैसे भेल BHEL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, यानी कि ये सार्वजनिक क्षेत्र में लगे हुए उद्योग हैं। इसको बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में लगे हुए उद्योग। एक होता है निजी क्षेत्र में उद्योग, जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित हुआ लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित होता है, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग, ये निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। एक होता है संयुक्त उद्योग, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि संयुक्त रूप से इसमें यानी कि राज्य और निजी क्षेत्रों दोनों मिलाकर के इसको चलाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं संयुक्त उद्योग। अब हम बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग, जिसमें सूती वस्त्र आपका हो गया, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल आदि, जो कि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। अब यही हम बात करते हैं वस्त्र उद्योग की। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व रहा है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल उत्पाद तक श्रृंखला भरपूर तथा आत्मनिर्भर है। सूती वस्त्र उद्योग, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीक से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग किया गया, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत अधिक हानि हुई है, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ सारा काम मशीनों से हो रहा था। कि जब यूरोप में औद्योगिकरण हो रहा था तो हम अपने परंपरागत तरीके से काम कर रहे थे, इसलिए हमारे उद्योग सामने टिक नहीं पाए। अब यह देखते हैं वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल उत्पाद किस तरह से होता है। रेशा उत्पादन, कच्चा रेशा, धुलाई कताई, सूत, बुनाई, कपड़ा, रंग प्रसंस्करण, और यहाँ वस्त्र गारमेंट, वस्त्र निर्माण उद्योग हो जाता है और यहाँ वस्त्र बन जाते हैं। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्र तक ही सीमित थे। प्रारंभिक काल में सूती वस्त्र कहाँ पर था? केवल महाराष्ट्र में और गुजरात में। कपास की उपलब्धता, बाजार प्रबंधन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया था और इस उद्योग का कृषि से निकट संबंध है। और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को आजीविका प्रदान करता है। और इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की काफ़ी मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई का कार्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी आदि में बुनाई की परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युतीकरण मिलों में होता है। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोप देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका के देश हैं। सूती रेशे के विश्व में व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और है।
यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 100 भाग है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम है, लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण इकाइयां देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं तथा अधिकतर छोटी बिखरी हुई इकाइयां ही जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग करने को ही पूरा कर पाता है। इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। अब हम देख सकते हैं ये वस्त्र उद्योग है, कहाँ पर कहाँ लगा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर गोला काला वाला है और सूती वस्त्र है, जहाँ रेड है वहाँ ऊनी वस्त्र है, और जहाँ क्रॉस बना हुआ है वो आपका रेशम वस्त्र के उद्योग लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे, ये जो रेड वाले आप देख रहे हैं, ये जो रेड में आपका है वो कौन क्षेत्र है, ये यहाँ ऊनी वस्त्र है। ये रेड वाले सब पूरा क्षेत्र जो है वो ऊनी वस्त्र वाला है, और सूती वस्त्र का है वो आपका ये ब्लैक वाला है। ब्लैक जो है सूती वस्त्र का, आप यहाँ देख सकते हैं इसको मैप को, तो यहाँ इसके अधिक उत्पादन होता है। अब हम बात करते हैं पटसन उद्योग की। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। 2011 में भारत में लगभग 80 टन पटसन उद्योग थे। इनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली तट पर 90 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला स्थित है। हुगली नदी तट पर इसके स्थित होने के निम्न कारण हैं: पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल, जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन का संबंध संसद करके प्रचुर जल पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होता है। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा, जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खंड सारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान आता है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है। ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हैं। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है, सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप ऐसा बता सकते हैं क्यों? पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा का होना, अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु की भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रहीं। इस उद्योग की प्रमुख चुनौती इस प्रकार है: इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी व असक्षम तकनीकी का इस्तेमाल, परिवहन क्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना, खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना, ये इसकी कुछ कमियां हैं। हम बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग की। वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। 2 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। कौन कौन से हैं? लोहा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग का एक आधारभूत उद्योग है, जिसको हम भारी उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इन सभी भारी, हल्के, मध्यम उद्योग इससे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा चिकित्सालय, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण आदि विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा और तैयार माल दोनों ही भारी स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। और इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योग की, हम देखेंगे थोड़ा सा ऊपर हो गया ये, इस्पात उद्योग की आदर्श स्थिति कहाँ स्थापित होनी चाहिए? यह याद रहे कि जिससे निर्मित माल का बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता
है। वर्ष 2018 में भारत 106.5 मिलियन टन इस्पात का निर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर रहा। यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2018 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 70.9 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति खपत औसत 224.5 किलोग्राम थी। देख सकते हैं इस्पात निर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल कारखानों तक परिवहन, लौह का गलाया जाना, चूना पत्थर का सहायक खनिज, डलवा या लोहा, तरल पदार्थ को सांचों में डाला जाता है, इससे तलवा लोहा बनता, डलवा लोहा बनता है। धातु के आकार का देना, रोलिंग, प्रोसेसिंग, ढलाई, गुणाई, इस्पात का बनना, ढलवे लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध तैयार किया जाता है। तो मित्रों ये था हमारा पार्ट 1। इसके बाद जो होगा वो आपका होगा पार्ट 2। इसके अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पार्ट 2 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। इस ज्योग्राफी खत्म होने के बाद इसके 2 चैप्टर बचे हुए हैं, वो खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास की समझ, यानी कि इकोनॉमिक्स 10th क्लास की। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।